Hello everyone, welcome to Arinji Academy. In this video, we will solve NCERT solutions of Class 8 Science, Chapter 4 Materials, Metals and Non-Metals. So the first question is, which of the following can be beaten into sheets? तो बीटन इनटू थिन शीट्स एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मेलिएबिलिटी कहते हैं और ये बहुत प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, यानी कि सभी के सभी मेटल्स मेलिएबल होते हैं, वो शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो हमें जो चार ऑप्शंस दिए हैं इसमें हमें बस ये देखना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक मेटल है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन ही जिंक एक मेटल है, बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो नॉन मेटल्स हैं, तो आंसर होगा इसका जिंक। So moving on to next question, which of the following statements is correct? First statement is all metals are ductile. ये completely correct नहीं है क्योंकि metals ductile होते हैं but सारे metals ductile नहीं होते हैं। ductile first of all होता क्या है? ductile मतलब होता है कि wires में convert कर देना metal को, जो कि definitely metals की property है, लेकिन कुछ ऐसे metals होते हैं जैसे कि अगर हम देखें तो सोडियम और पोटाशियम, ये मेटल्स जो हैं ये इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं कि अगर हम इनको नाइफ से भी कट करें तो भी ये बहुत इजीली कट हो जाते हैं। तो इनको वायर में कन्वर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, जब इनको नाइफ से ही कट करते हैं तो ये मतलब ब्रेक हो जाते हैं, तो वायर में कन्वर्ट करना तो दूर की बात है। तो हम ये स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। फिर और अगर देखें तो मर्क्यूरी भी एक मेटल है, तो मर्क्यूरी तो सॉलिड ही नहीं है, मर्क्यूरी तो लिक्विड है। तो क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम, मर्क्यूरी, ऐसे एक्सेप्शंस हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑल मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। फिर सेकंड स्टेटमेंट है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। डक्टिलिटी तो प्रॉपर्टी ही मेटल्स की होती है, नॉन मेटल्स तो बहुत ब्रिटल होते हैं, वो उन पे अगर थोड़ा भी प्रेशर लगाए तो वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट फिर से बिल्कुल गलत है। थर्ड स्टेटमेंट जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, हाँ ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि मोस्टली मेटल्स डक्टाइल होते हैं, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम, मर्क्यूरी। और फोर्थ स्टेटमेंट है सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये फिर से गलत है, कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है। तो क्योंकि सारे नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं तो उनको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो द करेक्ट आंसर इज जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। ओके, तो ये तो हमें पता ही है कि फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर फॉस्फोरस के बारे में जानना चाहें तो वो ये होती है कि फॉस्फोरस इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर हमने फॉस्फोरस को एटमॉस्फेयर में रख दिया, बेसिकली अगर हमने फॉस्फोरस को एयर में रख दिया तो वो तुरंत बर्न हो जाता है, वो तुरंत फायर कैच कर लेता है और वो तुरंत बर्न हो जाता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका सही आंसर है फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। देन मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। तो ये हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेटल्स की तो हम बहुत टाइम से ये सुनते आ रहे हैं कि मेटल्स जो हैं वो हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि हीट भी बहुत इजीली मेटल्स में कंडक्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं खाने के, सब मेटल्स के बने होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इजीली कंडक्ट हो जाती है मेटल्स में, इसलिए हम देखते हैं जो वायर्स होते हैं हमारे घर, जो केबल्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे जिन वायर्स में रन करती है, वो सब अंदर से मेटल के होते हैं, ऊपर से उनमें पीवीसी की कवरिंग होती है, एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है जिसको हम पीवीसी कहते हैं, पीवीसी कोटेड होते हैं वो वायर्स, बट अंदर से वो मेटालिक वायर्स ही होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स की एक एक्टिविटी सीरीज़ होती है। ओके, वो जो सीरीज़ होती है उसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि कौन सा मेटल किस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। बेसिकली एक्टिविटी सीरीज़ में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटे ऑर्डर में मेटल्स को अरेंज करते हैं उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे वो मेटल होता है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव। और इसके बाद नीचे जैसे जैसे हम जाते जाते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आते जाते हैं।
तो अगर रिएक्टिविटी ये देखें, मेटल्स की कंपेयर करें ये कंपेयर करते हैं हम एक्टिविटी सीरीज़ की हेल्प से। तो अगर हम एक्टिविटी सीरीज़ देखें तो आयरन जो है वो कॉपर के पहले आता है। यानी कि आप सपोज़ करो अगर फर्स्ट नंबर पे आयरन है तो कॉपर सेकंड थर्ड या फर्स्ट से नीचे ही आएगा। तो इसलिए आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो इसका सही आंसर है आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देन नेक्स्ट इज मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस गैस। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मेटल लिया, जैसे कि हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम भी एक मेटल है। तो सोडियम लिया, इसको मैंने रिएक्ट कराया किसी एसिड से, फॉर एग्जांपल HCl से। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा NaCl और इसके साथ मिलेगी मुझे हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे बैलेंसिंग करानी पड़ेगी क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है उधर, तो यहाँ भी हमें 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ओके, तो हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज़ होती है जब भी एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ होती है ये एक पॉप साउंड देती है। ठीक है, इसको अगर कभी भी हमें देखना हो कि इस रिएक्शन में कौन सी गैस रिलीज़ हुई है, तो अगर हम एक बर्निंग मैच स्टिक उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले आएंगे तो एक पॉप साउंड मिलता है, और जैसे ही हमको पॉप साउंड मिलता है हमें पता चल जाता है कि ये जो गैस रिलीज़ हुई है ये हाइड्रोजन गैस है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड फॉल्स इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। फॉल्स, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, हमेशा मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। फिर सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। सोडियम और पोटेशियम हमने फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करा था कि सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव मेटल हैं कि इनको हवा में भी अगर रख दें तो ये फायर कैच कर लेते हैं और बर्न हो जाते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को एयर में कभी नहीं रखा जाता है। इनफैक्ट एयर तो आप छोड़ो, वाटर में भी हम नहीं रख सकते इनको, क्योंकि ये बहुत ईजीली फायर कैच कर लेते हैं। जैसे कि जो फॉस्फोरस है वो भी बहुत रिएक्टिव है, वो इतना रिएक्टिव है कि वो एयर में फायर कैच कर लेता है, इसलिए हम उसको एयर में नहीं रखते हैं, उसको हम वाटर में रखते हैं। लेकिन सोडियम पोटेशियम तो इतने रिएक्टिव है कि उनको वाटर में भी नहीं रख सकते, उनको स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। देन कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ओके, तो ये आगे भी एक क्वेश्चन आने वाला है गिव द रीज़न टाइप का, उसमें हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट फिर भी यहाँ मैं एक जनरल आपको आइडिया देती हूँ। एक रूल है, ओके, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी कोई भी रिएक्शन हो जाए, हर रिएक्शन के पीछे एक रीज़न होता है, बिकॉज इट इज़ साइंस एंड साइंस इज़ बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स। ओके, तो रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि हमेशा एक मोर रिएक्टिव मेटल मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है हमेशा। ओके, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो हमेशा एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है या उसको डिस्प्लेस करता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, यानी जो मेटल वीक है वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल की जगह ले ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मेटल एक वीक मेटल की जगह लेता है। तो हमने अभी इससे पहले एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी जहाँ हमने देखा था कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बट कॉपर कैन नेवर डिस्प्लेस जिंक। तो जो सी है उसका सही आंसर होगा फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज इस स्टेटमेंट में दिया है कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन विच इज़ नॉट पॉसिबल। जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, बट कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक को क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है। नेक्स्ट, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। बिल्कुल भी नहीं। कोल आप सभी को पता है, कोयला आप सभी ने देखा होगा। क्या आपको लगता है आप कोयले को बीट करके उसके वायर्स बना सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोल क्या है? कोल एक नॉन मेटल है, और सभी के सभी जो
नॉन मेटल्स होते हैं वो सब ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब तोड़ने पर वो टूट जाते हैं, उनको शेप देना मेल्ट करना तो बहुत दूर की बात है, वो तोड़ने पर टूट जाते हैं। इसलिए जो फोर्थ भी है उसका आंसर है फॉल्स। सब नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं बट एक्सेप्शन है जो कि हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी फिर भी मैं उस एक्सेप्शन का नाम बता देती हूँ, उसका नाम है डायमंड। Moving on to next question. Some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. तो यहाँ पे हमें टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। इन 6 प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि मेटल्स में ये 6 प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं और नॉन मेटल्स में ये 6 प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अपीयरेंस की। अगर बात करें तो हम जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत शाइनी होते हैं, बहुत चमकीले से होते हैं। तो लस्ट्रस का मतलब और कुछ नहीं होता है, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। तो ये हमको पता है। अगर हम गोल्ड देखें तो गोल्ड काफ़ी शाइनी होता है, गोल्ड में एक चमक होती है। तो अपीयरेंस की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं यानी शाइनी होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं यानी उनमें एज सच कोई शाइन नहीं होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कोल का, अगर हम कोयला देखें उसमें ऐसी कोई शाइन नहीं है। फिर हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं लेकिन एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, सोडियम और पोटाशियम, जिसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम और पोटाशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ओके, तो एक्सेप्शन है, वरना जनरली मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। जनरली एक्सेप्शन यहाँ पर भी है डायमंड। डायमंड इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ। अर्थ का सबसे हार्ड सब्सटेंस अगर कुछ है तो वो डायमंड है, और डायमंड को हम यूज़ करते हैं ग्लास कटिंग में। ग्लास कटिंग में डायमंड बहुत यूज़फुल होता है। तो डायमंड इज़ वेरी हार्ड, जो कि एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है क्योंकि नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। मेलिएबिलिटी, ये प्रॉपर्टी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि मेटल्स शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स में होती है। मेटल्स आर जनरली मेलिएबल, जनरली इसीलिए ही बोला गया है क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे सोडियम और पोटाशियम, उनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मर्क्यूरी लिक्विड होता है, उसे शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जनरली जो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है वो मेटल्स की होती है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो बिल्कुल भी मेलिएबल नहीं होते, दे आर कम्प्लीटली नॉन मेलिएबल। फिर डक्टिलिटी, डक्टिलिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डक्टिलिटी मतलब होता है वायर्स में कन्वर्ट हो जाना। तो डक्टिलिटी भी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स की है। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, बट नॉन मेटल्स वो कम्प्लीटली नॉन डक्टाइल होते हैं। फिर हीट कंडक्शन या फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स में गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल्स में दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है। अभी अगर आपके आसपास कहीं पेंसिल है तो आपके पेंसिल में जो लीड है वो ग्रेफाइट है। तो अगर आप एक सर्किट बनाओ और उस सर्किट में वो पेंसिल की लीड को कनेक्ट कर दो तो आप देखोगे वो बल्ब तो भी ग्लो करेगा क्योंकि ग्रेफाइट कंडक्टिंग होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये एक एक्सेप्शन होता है। ऐसे जो सारे के सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट ग्रेफाइट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So moving on to next question. Give reason for the following. Aluminium foils are used to wrap food items. तो यहाँ पे 4 हमें questions दिए हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। Aluminium foils are used to wrap food items. तो ये नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। Aluminium foils are used to wrap food items because aluminium is one of the least reactive metals. Okay, aluminium अगर हम मेटल की एक्टिविटी सीरीज़ देखें तो aluminium सबसे कम रिएक्टिव होता है, बहुत नीचे आता है वो एक्टिविटी सीरीज़ में। तो वो हमारा जो फूड है, हमारा जो खाना है उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, एंड इट डज़ नॉट रिएक्ट विद द फूड आइटम्स एंड देयरफॉर डज़ नॉट ऑल्टर द टेस्ट। तो वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता, टेस्ट को ख़राब नहीं करता। फर्दर मोर एलुमिनियम बीइंग अ
metal is highly malleable and can be easily beaten into sheets to wrap the food. तो एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है, यानी कि उसको बहुत पतली शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एल्यूमिनियम की एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है कि वो बहुत हाईली मेलिएबल है. सभी मेटल्स मेलिएबल होते हैं बट एल्यूमिनियम बहुत मेलिएबल है, इसलिए भी उसके फॉइल बना सकते हैं और वो फॉइल को हम फूड को रैप करने में यूज़ कर सकते हैं. So the previous answer was basically the next give reason was immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances. अभी यहीं पे सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर आंसर डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो इमर्जन रॉड्स जो रहती हैं, जो लिक्विड को हीट करने के लिए हम बनाते हैं, वो मेटालिक ही क्यों होती हैं, ये इसका रीज़न हम पढ़ेंगे. उसके बाद कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. ये मैंने आपको ट्रू फॉल्स जब पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था. अभी इस चीज़ को बहुत एलैबोरेट करके हम समझेंगे. फोर्थ इज़ सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन. इसका भी हमको रीज़न देना है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं इसलिए, लेकिन फिर से हम इसको एक बार और अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances because metals are good conductors of electricity. ओके, तो एक ही रीज़न है और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि अगर आपने भी देखी हो, एक ऐसी रॉड होती है जो हम यूज़ करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, और वो रॉड चलती है इलेक्ट्रिसिटी से. इलेक्ट्रिसिटी में हमें प्लग इन करना पड़ता है. तो वो मेटल की ही क्यों बनाते हैं, इसलिए क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो वो ईजीली इलेक्ट्रिसिटी मिलते से वो हीटअप हो जाता है, और वो हीटअप हो जाता है तो वो पानी को भी हीटअप कर देता है. तो इसका बस एक ही रीज़न है, देयरफॉर दे गेट हीटेड ईजीली व्हेन करंट पासिस थ्रू द मेटालिक सब्सटेंस. नेक्स्ट आंसर हमारा था कि ऐसा क्यों होता है कि जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है बट कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. तो यहाँ पे भी हम वही पढ़ेंगे कि मेटल की एक्टिविटी सीरीज़ होती है, जिसमें सबसे ऊपर आता है जिंक, उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद आता है कॉपर. तो जो जिंक है वो आयरन को भी डिस्प्लेस कर सकता है, वो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है, बट कॉपर ना तो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है ना तो जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है. बट डेफिनेटली आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है. क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर से बड़ा है या फिर आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो अब हम एक बार आंसर पढ़ते हैं. कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल metals occurring below another metal in the activity series cannot displace the one above it. okay, तो मेटल जो एक दूसरे मेटल के नीचे आ रहे हैं, ओके, दे आर अकरिंग below another metal in the metal activity series cannot displace the metal above it. एक नीचे वाला मेटल अपने से ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. दैट इज़ व्हाट द रूल सेज. ओके, सो जिंक लाइज अबव कॉपर इन द मेटल एक्टिविटी सीरीज, देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. क्लियरली दिख रहा है हमें, जिंक कॉपर से ऊपर आ रहा है तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ी होगी कि हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं. ओके, तो मैं रिएक्शन भी लिख लेती हूँ. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया एक बीकर में, जो कि होता है ब्लू कलर का. ओके, इट इज़ ब्लू इन कलर. अब इसमें मैंने ऐड करे जिंक के ग्रैन्यूल्स. जिंक के ग्रैन्यूल से मेरा मतलब बस इतना है, जिंक के छोटे छोटे पीसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए. ओके, तो फिर क्या होता है, रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन में क्या मिलता है, ये जिंक जो है इस कॉपर की जगह ले लेता है, और इस कॉपर की जगह लेके CuSO4 की जगह ZnSO4 बनता है, और अलग से कॉपर मिल जाता है. तो इससे क्या होता है, जो ब्लू कलर था सोल्यूशन का, हमें पता कैसे चला कि रिएक्शन हुई है, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है सोल्यूशन का वो डिसअपियर हो जाता है, और ZnSO4 जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है. ओके, और हमें बॉटम में, वेसल के बॉटम में ब्राउन कलर के डिपॉजिशन मिलता है, जो कि किसका होता है, कॉपर का. ओके, तो इस टाइप से रिएक्शन होती है. अब नेक्स्ट है, हमसे ये पूछा गया था कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं उनको केरोसिन में क्यों रखते हैं. तो इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो हवा,
पानी दोनों से रिएक्ट होकर सीधे बर्न होने लगते हैं, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है. सो सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली reactive metals and readily react with air if kept in the open. The reaction is violent, very reactive, and the metals catch fire easily. तो जो metals हैं वो बहुत easily fire catch कर लेते हैं. As a result, they are stored in kerosene in order to prevent any damage from happening. ओके तो कोई भी फायर वगैरह ऐसी ना लगे इसलिए उनको केरोसिन में स्टोर करते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन. तो लेमन पिकल की अगर हम बात करें तो हमें पता है जो लेमन होता है उसमें एक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड. ओके तो अगर सिट्रिक एसिड, हमने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो मेटल्स की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. तो अगर हम सिट्रिक एसिड वाले हमारे पिकल को, लेमन पिकल मतलब होता है अचार, तो अगर हम नींबू के अचार को एक एल्यूमिनियम के बर्तन में रख देंगे, एक एल्यूमिनियम यूटेंसिल में रख देंगे, तो उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी और जो अचार है वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगा. तो आंसर ये है नो, we cannot store lemon pickle in an aluminium utensil because lemon contains around 5 to 8% of citric acid and aluminium is a metal. If stored in aluminium container, it would react with the acid. Okay, reaction हो जाएगा, liberating hydrogen gas and ultimately result इन द स्पॉइलेज ऑफ पिकल, और जो पूरा पिकल है वो ख़राब हो जाएगा. ओके ये रिएक्शन हम एक परफॉर्म भी करके देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फिर से एक मेटल लिया, लास्ट कुछ स्लाइड में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. एक मेटल लेके यहाँ पे भी कोई सा मेटल लेके देखते हैं, जैसे कि Na ही ले लेते हैं. सोडियम लिया मेटल, उसके बाद किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराया, या सोडियम रहने देते हैं, हम एल्यूमिनियम ही लेकर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम डिस्कस करा. तो अगर एल्यूमिनियम लिया और उसका रिएक्शन हमने किसी एसिड के साथ कराया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सबसे पहले एक सॉल्ट और उसके साथ मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस. तो ये हाइड्रोजन गैस एज वेल एज इस टाइप का सॉल्ट बनने से क्या होता है, जो पिकल है वो स्पॉइल हो जाता है, इसीलिए एल्यूमिनियम में पिकल को स्टोर नहीं कर सकते. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग टेबल सम सब्सटेंसेस आर गिवन इन कॉलम 1. इन कॉलम 2 सम यूजेस आर गिवन. मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ मैच द कॉलम करना है. हमें कॉलम 1 में कुछ मेटल्स दिए गए हैं और कॉलम 2 में उन मेटल्स के यूजेस दिए गए हैं. तो हमें बस ये बताना है कि बेसिकली कॉलम 1 में सब्सटेंसेस दिए गए हैं क्योंकि नॉन मेटल भी है, जैसे कि कार्बन है तो वो एक नॉन मेटल है. तो हमें बस कॉलम 1 के सब्सटेंसेस जो हैं उनके यूजेस कॉलम 2 से मैच करने हैं. अब गोल्ड है, आपके दिमाग में गोल्ड सुनते से क्या आता होगा? ज्वेलरी. सबसे पहले ज्वेलरी आता होगा. सबने सबसे ज़्यादा अगर गोल्ड का कुछ देखा है तो वो सभी ने ज्वेलरी देखी है. तो डी ऑप्शन जो है वो ज्वेलरी है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा. फिर आयरन. आयरन का क्या हो सकता है? हम एक बार सारे ऑप्शंस देखते हैं. थर्मामीटर्स नहीं, वो आयरन के नहीं बनते. इलेक्ट्रिक वायर भी नहीं, आयरन इतना डक्टाइल नहीं होता है. रैपिंग फूड, रैपिंग फूड तो हमें क्लियरली पता है वो एल्यूमिनियम है. फिर मशीनरी, डेफिनेटली मशीनरी, मशीन्स में बहुत ज़्यादा आयरन का यूज़ किया जाता है, तो दिस विल बी सेकंड. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का आंसर उसके सामने ही है. इट इज़ यूज्ड फॉर रैपिंग फूड, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम फॉइल, सभी को बहुत अच्छे से पता है. उसके बाद कार्बन. कार्बन जो होता है वो फ्यूल में यूज़ होता है. ओके अब फ्यूल क्या होता है? फ्यूल हो गया आपका जैसे कोल. ओके कोल मतलब कोयला. आप सभी को पता है कोल एक फ्यूल है, कोल से हम हीट जनरेट करते हैं, कोल इंजन्स में डलता है. उसके बाद पेट्रोल और उसके बाद डीज़ल, इन सब से हमारी गाड़ियाँ चलती हैं. तो मैं आपको बता दूँ ये जितने भी फ्यूल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं इन सब में जो मेन सब्सटेंस होता है या जो मेन एलिमेंट होता है वो सभी में होता है कार्बन. ओके तो यहाँ पे कार्बन के सामने आएगा 6 नंबर पे फ्यूल, तो यहाँ मैं 4th लिख देती हूँ. उसके बाद कॉपर. कॉपर जो है, कॉपर बहुत ज़्यादा डक्टाइल मेटल है.
डक्टाइल मतलब क्या होता है कि बहुत उसके थिन वायर्स बन सकते हैं, तो क्योंकि उसके थिन वायर्स बन सकते हैं तो इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए हम कॉपर यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है फिफ्थ। फिर मर्क्यूरी, अगर आपने कभी थर्मामीटर देखा हो तो मर्क्यूरी थर्मामीटर में होता है, जैसे कि थर्मामीटर कुछ इस टाइप का होता है, उसमें यहाँ पे टिप पे एक मेटल होता है जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, और मर्क्यूरी का लेवल ऐसे धीरे 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 ऐसे राइज होता जाता है ऊपर की तरफ। ओके, तो थर्मामीटर्स में मर्क्यूरी होता है, तो इसका सिक्स्थ का आंसर मर्क्यूरी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं जो भी है मैच द कॉलम जो हमने लास्ट में मैच करे हैं, तो वो यहाँ पे दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। तो यहाँ पे हमें दो सिचुएशंस दिए हैं और हमें बताना है कि इन दो सिचुएशंस में क्या होगा। पहली सिचुएशन ये है कि एक कॉपर प्लेट है, कॉपर को तांबा कहते हैं हम हिंदी में। तो अगर कॉपर प्लेट के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है तो क्या होगा। दूसरा सिचुएशन है आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। ओके, तो अभी तक तो हम ये पढ़ते आ रहे थे कि जिंक के कुछ पार्टिकल्स को, छोटे जिंक के कुछ पीसेस को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि आयरन के कुछ छोटे पीसेस को, बेसिकली नेल्स को, अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। तो देखते हैं। When dilute sulfuric acid is poured on a copper plate, then no reaction take place. ओके, तो ये कॉपर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपर प्लेट को, उसके ऊपर अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीज़न इसका बहुत सिंपल है, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव मेटल। कॉपर जो है वो ऐसे डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकता, बट हाँ अगर कंसनट्रेटेड एसिड होता तो डेफिनेटली कॉपर रिएक्ट कर जाता। तो क्योंकि कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है इसलिए वो कंसनट्रेटेड एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है। नेक्स्ट सिचुएशन जो थी वो ये थी कि अगर हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में प्लेस कर दें तो क्या होगा। तो मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज़ बताई थी, वहाँ मैंने बताया था सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर कोई है तो वो है जिंक, उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद आता है कॉपर। और ये रूल हम पढ़ चुके हैं कि हमेशा जो इस लिस्ट में, इस लाइन में जो नीचे वाला मेटल है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले मेटल को रिप्लेस करेगा, कभी भी नीचे वाला मेटल ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो क्योंकि आयरन कॉपर से ऊपर है तो आयरन कॉपर को बहुत इजीली रिप्लेस कर देगा। ओके, तो मैं रीड करती हूँ आंसर कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, ओके, आयरन बीइंग more reactive than copper displaces copper from the copper sulfate solution, resulting in the formation of iron sulfate, and copper gets deposited on iron being displaced। तो ये रिएक्शन में भी क्लियर दिख रहा है, हमने आयरन की नेल्स ली थी, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था जो कि ब्लू कलर का होता है, उसके बाद जब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, ये आयरन ने इसके कॉपर को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह आ गया और FeSO4 बनाया जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो ये कलर चेंज से बेसिकली आपको क्या पता चलता है कि हाँ रिएक्शन हुई है। ओके, और इसके बाद क्या होता है, कॉपर मिल जाता है हमें। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube। तो एक फिर से हमें सिचुएशन बताइए कि सलोनी ने क्या किया, चारकोल लिया, कोयला लिया, उसको बर्न करा। अब उसको बर्न करने पे कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं, उस गैस को उसने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस सिचुएशन के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन है हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, वो कैसे पता करेगी कि जो टेस्ट ट्यूब है, ओके, जो टेस्ट ट्यूब जिसमें उसने गैस कलेक्ट करी है वो गैस कौन सी है। तो ये पता करने के लिए हमें टेस्ट लगाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस, यानी कि ये कौन सी गैस है ये फाइंड करने की जो प्रोसेस है, इसमें जो भी रिएक्शंस हो रही हैं वो हमें वर्ड के फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। सो अ बर्निंग पीस ऑफ चारकोल, अभी तक आपको ये पता नहीं था कि चारकोल या
कोल या फिर कोयला जब बर्न होता है तो कौन सी गैस रिलीज़ करता है। अब आपको पता होना चाहिए ये कि अ बर्निंग पीस ऑफ चारकोल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज़ करता है, लेकिन ये हमें पता कैसे चला? ये पता करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं। ओके, टोटल हमारे पास कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे अच्छा मेथड जो होता है वो होता है लाइम वाटर का, बट हम डिस्कस तीनों करेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द गैस, सलोनी कैन डू द लाइम वाटर टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट हमारा लाइम वाटर टेस्ट हो सकता है। उसके बाद लिटमस पेपर टेस्ट, ये भी हम लगा सकते हैं, सेकंड टेस्ट। उसके बाद बर्निंग स्प्लिंट टेस्ट, ये है हमारा थर्ड टेस्ट। हम तीनों टेस्ट डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास्ड थ्रू लाइम वाटर टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपको नीचे रिएक्शन में दिख रहा है, अगर आप यहाँ रिएक्शंस पे आएँ तो जो चारकोल था उसको हमने जब ऑक्सीजन में बर्न करा तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर में पास करेंगे, लाइम वाटर को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं नाम भी लिख देती हूँ। लाइम वाटर का जो केमिकल नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब लाइम वाटर को में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है, इसलिए जो होता है हमें पानी मिल्की लगने लगता है। और ये कंफर्म करता है किसकी प्रेजेंस? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस। तो पहला टेस्ट क्लियर है। दूसरा टेस्ट है बर्निंग स्प्लिंट टेस्ट। बर्निंग स्प्लिंट टेस्ट का सिंपल मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास जो टेस्ट ट्यूब था उसमें गैस थी, और वो कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, एक स्प्लिंट लेना है। स्प्लिंट मतलब लकड़ी का पतला सा टुकड़ा। ओके, इतना पतला आप समझ लीजिए, लकड़ी का टुकड़ा। तो अगर आप स्प्लिंट लोगे और आप उस स्प्लिंट को लेके इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप डाल दोगे तो वो लकड़ी में जो आग जल रही थी, ओके, लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ ऐसे नहीं डालना है, वो लकड़ी के टुकड़े में लकड़ी के टुकड़े को आपको बर्न करना है, उसमें आग लगानी है, और उसके बाद आपको उसको डाल देना है टेस्ट ट्यूब में। और अगर टेस्ट ट्यूब में जाते से वो आग बुझ गई, यानी कि डेफिनेटली टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बस इतना सा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इनफ्लेमेबल होती है, यानी कि वो कंबशन को प्रिवेंट करती है। ओके, आपने सुना होगा कि कंबशन मतलब बेसिकली होता क्या है? कंबशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का जलना। ओके, किसी भी चीज़ का बर्न होना। और कोई भी चीज़ बर्न होती है हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वो चीज़ बर्न होना बंद हो जाती है। तो अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और अगर आप एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उसमें डालोगे तो वो जलता हुआ टुकड़ा बुझ जाएगा, उसमें आग ख़त्म हो जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो सेकंड टेस्ट भी क्लियर है। थर्ड टेस्ट है हमारा लिटमस टेस्ट। तो होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर उसमें मैं पानी डालूँ H2O, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा H2CO3। और H2CO3 को हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, यानी कि ये एक टाइप का क्या है? ये एक टाइप का एसिड है, कार्बोनिक एसिड। तो जब ये कार्बोनिक एसिड का पीएच टेस्ट करते हैं तो हम सबको पता है कि पीएच टेस्ट क्या होता है। पीएच में जो अगर कोई चीज़ एसिड है तो अगर मैं रेड लिटमस पेपर यूज़ कर रही हूँ तो वो ब्लू हो जाएगा। कब? अगर कोई चीज़ बेस है। अगर कोई चीज़ एसिड है तो उसके लिए मुझे ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। ओके, क्लियर है। अब हम रीड कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। सब कंबशन को या बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है वो, इसलिए जैसे ही हम एक बर्निंग स्प्लिंट जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो इट ब्लोज आउट। ब्लोज आउट मतलब वो बुझ जाता है। ओके, फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स moist blue litmus paper red, showing that it is acidic in nature. ओके, तो ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में कन्वर्ट करता है, ये कंफर्म करता है किसकी प्रेजेंस? कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस। और ये वाटर कहाँ से आता है? क्योंकि लिटमस पेपर जो है वो मॉइस्ट है, उसमें मॉइस्चर है, उसमें वाटर है। तो वो वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है? कार्बोनिक एसिड। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। One day Rita went to jeweler's shop
with her mother. Her mother gave old gold jewelry to the goldsmith to polish. Next day, when they brought the jewelry back, they found there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? Okay. तो हम भी करते हैं ऐसा कि हम अपनी जो ज्वेलरीज़ होती हैं उनको हम ज्वेलर्स को देते हैं, ताकि जो पुरानी हो जाती हैं ज्वेलरीज़ जिन पे ऐसी मतलब वो शाइन नहीं रहती है, तो उनको पॉलिश करने के लिए हम वो ज्वेलरी ज्वेलर्स को देते हैं। तो क्या होता है, कई बार अगर वेट आपकी ज्वेलरी का फॉर एग्ज़ाम्पल 50 ग्राम था, ओके, तो जब वो पॉलिश के बाद आती है तो उसका वेट कुछ 48.8 ग्राम कुछ ऐसा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि पॉलिशिंग में उसका वेट रिड्यूस इसलिए हो जाता है क्योंकि पॉलिशिंग का जो प्रोसीजर होता है उससे उसकी ऊपर की कुछ लेयर हट जाती है, जिसकी वजह से वो उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। Premium metals like gold etc. cannot dissolve in any acid. In order to dissolve gold, a combination of two acids known as aqua regia is needed. Okay, this is very important. Aqua regia. Okay, तो aqua regia एक टाइप का सॉल्वेंट है। ये बनता किससे है? aqua regia ये दो एसिड से मिलकर बनता है। वो दो एसिड कौन से हैं? एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। अब कैसे बनता है? इनको 3:1 के रेशियो में लेना रहता है, यानी कि अगर आप 75% HCl ले रहे हो तो आपको 25% HNO3 लेना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 100 ml एक्वा रीजिया बनाना है, ओके, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 25 ml आपको लेना पड़ेगा HNO3 और 75 ml आपको लेना पड़ेगा HCl, तब जाके आपको एक्वा रीजिया मिलेगा। और ये सब जो प्रीमियम मेटल्स होते हैं, ये सब जो एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, इन सब की जो पॉलिशिंग होती है, जो वॉशिंग होती है, वो एक्वा रीजिया से ही कराई जाती है। ओके, सो एक्वा रीजिया इज़ नीडेड विच इज़ 3 parts of concentrated HCl and 1 part of HNO3. When polishing gold, the jewelry is dipped in aqua regia, and as a result of this, the outer old covering of gold gets dissolved and the inner shiny covering is revealed. As a result of this dissolution of the outer covering of a gold, a slight loss in weight is observed after polishing. Okay, तो जो ऊपर की जो लेयर होती है, जो पुरानी लेयर होती है, वो एक्वा रीजिया में डिज़ोल्व हो जाती है, तो जो लेयर डिज़ोल्व हुई है उसका वेट भी कम हो जाता है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. Thank you so much. Subscribe to RNG Academy on YouTube and visit to our site for more details.